आधी रात का पहर हो चुका था। आसपास के जो जीव जंतु थे जैसे सोते सोते जाग गए हो। अजीबोगरीब जानवरों की आवाज आने लगी थी। खेतों का फार्म हाउस के कमरे के अंदर में चार दोस्त अब दरी बिछा करके लेटे हुए थे। आसपास में जैसा लग रहा है कि इन्होंने ड्रिंक किया हुआ है। बियर की खाली बोतलें, वाइन की खाली बोतलें दिख रही है। जूठे हुए बर्तन, गिलास और ना जाने क्या क्या ऐसी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। चारों लोग अब एकदम जैसे नींद में मग्न हो। आसपास में क्या हो रहा है उनको कुछ खबर नहीं है। माहौल जो था ना रात का बिल्कुल बदला हुआ था। जैसे गिद्दड़ रोना शुरू कर देते हैं। कुछ और भी आवाजें आती हैं, लेकिन ये चारों के चारों दोस्त जैसे नींद में मस्त हो। उनको बाहर में क्या चल रहा है कुछ भी मालूम नहीं। वो तो अपनी मस्ती में और नशे में चूर अपने दरी पर अब ऐसे आड़े टेढ़े सब लेटे हुए हैं, दिन दुनिया से बेखबर। तभी दरवाजे पर खट 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 की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है ना, चारों लोगों में से एक लोग का आंख खुल जाता है। अब वो लोग नौजवान चार लड़के थे। तीन नौजवान लड़के तो बेसुध हुए पड़े थे, लेकिन एक नौजवान की आंख खुल जाती है। देखता है दरवाजे की तरफ जहां से आवाज उसको सुनाई दे रही है। खट 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 ऐसी ही आवाज कई बार उसको होता है, सुनाई देता है। तो उसको लगता है कि कोई आ गया है, दरवाज़ा खोलना चाहिए। जबकि वो लग रहा है कि अभी भी ठीक नहीं है। उसकी आंखें बार बार खुल रही है, बंद हो रही है, जैसे वो अभी भी नशे में हो। लेकिन जब बार बार आवाज़ उसको सुनाई देती है दरवाजे पर, तब अपने दोस्तों की तरफ देखता है और पास में लालटेन की तेज रोशनी जो निकल रही है उसमें देखता है तो तीनों के तीनों दोस्त बेसुध सोए हुए पड़े हैं। खटखट बार बार हो रहा है। अब वो बेचैनी से कभी दरवाजे की तरफ देख रहा है और कभी अपने तीनों दोस्त का चेहरा। तब ना जाने उसको क्या होता है कि झटके से उठ खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर से अंदर की तरफ आता है और एकदम जैसे वो जाड़े का ऐसा सीजन आ चुका हो, मौसम आ चुका हो। और ठंडी हवा का झोंके से अब वो थोड़ा अपने आप को ऐसे बचाने की कोशिश करता है कि जैसे ठंड लग गई हो। शरीर उसका एक बार हिल जाता है, लेकिन ये ठंड का टाइम नहीं था, ये गर्मी का रात थी। दिन में भरपूर गर्मी पड़ रही थी और रात में भी 12 बजे के बाद थोड़ी जा कर के हवा चलनी शुरू की थी। लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। फिर बाहर निकलता है नौजवान, आसपास में देखता है। अब वहाँ पर तो खेतों के अलावा और बगीचों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। उसको लगा कि उसके साथ में कोई मजाक किया है और फिर दरवाज़ा बंद कर लेता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है, फिर वही खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो नाराज़ हो गया हो कि कौन है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। अपने दोस्तों की तरफ देख रहा है, लेकिन तीनों दोस्त अभी भी नशे में चूर लेटे हुए हैं, आंख उनका बंद है। अब दरवाजे पर क्या चल रहा है उनको कुछ खबर नहीं है। अब फिर वो नौजवान गुस्से में जाके दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना, जो सामने देखता है ना, तो उसको यकीन नहीं होता। उसको लगता है कि अभी मैं सपने में हूँ, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बेशुमार सुंदर लड़की जिसका बाल खुला हुआ है और बड़े ढंग का कपड़ा पहने हुए है और बड़ी बड़ी आंखों से अब उस नौजवान को घूर रही है। अब वो नौजवान जो है ना, विश्वास नहीं कर पाता कि जो कुछ देख रहा है बाकी में ये रियल है या मेरा कोई मन का भ्रम है या कोई सपना हो सकता है। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही हाथ पकड़ती है ना, उसका शरीर में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी बिजली का करंट दौड़ गया हो। अब इसके बाद वो लड़की हाथ पकड़ करके और पीछे मुड़ती नहीं है, आगे की तरफ चलने लगती है और उसके पीछे पीछे नौजवान। लेकिन ये लड़की लेके कहाँ जा रही है उस नौजवान को, ये लड़की है कौन और इस नौजवान को कहाँ लेके जा रही है। देखते ही देखते नौजवान उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा है और बगीचा है। अब बगीचे के पास में थोड़ी ही दूरी पर शमशान का इलाका है। क्या ये शमशान की तरफ जा रही है
और नौजवान को तो जैसे कोई परवाह ही ना हो। उस लड़की के जादू चक्कर में ना जाने क्या उसको हुआ, और उसके पीछे पीछे बिना कोई सवाल, बिना कोई जवाब दिए हुए और चल पड़ा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था, और ये नौजवान लड़का आखिर कौन था, और वो जो लड़की अभी सुंदर जिसकी मैं वर्णन किया था, ये कौन थी, और तीनों जो दोस्त जो दारू के नशे में अभी भी चूर पड़े थे, ये कौन थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, अभी अभी जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अब स्टोरी का जो आगे का हिस्सा है मैं सुनाया आपको, आपको लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, लेकिन ये कहानी वीरेंद्र कुमार जी की है। वीरेंद्र कुमार जी दुमका जिला झारखंड के रहने वाले हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब थोड़ा पहले वाली बात नहीं है, वो जवानी की टाइम की अब इनकी कहानी थी। साल 2005 की। वीरेंद्र कुमार जी नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, अब कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे। अब उनके गांव में जो बस्ती थी, अब उनके इतना कोई पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी अब वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे। उनके पास में ज़मीन जायदाद काफ़ी थी और वही अपना जमीन जायदाद को संभालते थे। उनको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनके कुछ दोस्त भी थे। अब जब पैसा होता है, दौलत होती है, तो कभी कभी आदत भी बिगड़ने लगती है। कुछ ऐसे उनके दोस्त साथ में थे जो खुद भी नशे में रहना चाहते थे। अब वीरेंद्र कुमार को भी नशे में ढाल दिया था। शाम होते ही उनकी फार्म हाउस थी, जहाँ खेतों के बीच में बना हुआ अब घर था, उसको घर ही बोल सकते हैं। वहाँ पर रात के टाइम में सारे दोस्त, 3-4 दोस्त तो उनके पक्के थे, और भी कई दोस्त गांव के जो थे वो भी आ जाते थे। दारू पीना, बियर पीना, हंसी मजाक करना। पैसे की कमी थी नहीं वीरेंद्र कुमार के पास में, तो दिल खोल करके खर्चा करते थे। जब तक पिता जिंदा रहे तब तक तो अब उनको डांटते थे, अब दूर भगाते थे ऐसे दोस्तों से कि नहीं बेटा, इनके साथ तुम नहीं घूमोगे, ये आवारा किस्म के लड़के हैं। लेकिन उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपने मर्जी के मालिक थे, जो चाहे कर सकते थे। सब कुछ अब उनके हाथ में आ चुका था। मम्मी थी, मम्मी अब क्या बोले भाई। अब घर में बड़े बेटे यही थे और एक छोटा था, और छोटा जो था अभी पढ़ाई कर रहा था। खैर, अब आदत तो वीरेंद्र कुमार की बिगड़ चुकी थी, और ऐसी आदत बिगड़ी हुई थी कि वो संभल नहीं रहे थे। अब उनकी माँ उनको शादी कराना चाहती थी, लेकिन कहते थे कि ऐसी कोई लड़की जो सुंदर हो, मेरे लायक हो, अगर मिलती है तभी मैं शादी करूँगा। ऐसे में आम लड़की से शादी करके घर बसाना नहीं चाहता। अब उनकी जो माँ, उनके रिश्तेदार थे, अब तस्वीर दिखाने लगे कि बेटा ये देख ले, ये रिश्ता आया है। लेकिन वो तस्वीर देख करके मना कर देते कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, मुझे सुंदर लड़की चाहिए और मेरे ही बराबर की, अब पढ़ी लिखी हो, जो देखने में भी अच्छी हो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, नहीं रिश्ता मिला। अब बार बार माँ अब अपने बेटे को बोल रही थी, वीरेंद्र को, कि देख बेटा, ये लड़की जो है ना, अब जो जितना पढ़ा लिखा है तो उतना तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ये देखने में अच्छी लग रही है। लेकिन वीरेंद्र सारे रिश्ते को ठुकराते गए। ना जाने कौन सा हूर की परी से शादी करना चाहते थे, समझ में नहीं आ रहा था परिवार को। और तब परिवार ने अब एक तरह से बोलना ही शुरू कर दिया, ये लड़का बिगड़ चुका है, ये हमारी बात को नहीं मानता। अब कौन रोज रोज एक ही बात को रिपीट करें। परिवार वालों ने एक तरह से अब उनसे बातचीत करना इस विषय में बंद ही कर दिया। जब इसकी किस्मत जब होगी तो खुद शादी कर लेगा, ईश्वर के सहारे छोड़ देते हैं उसको। वो वीरेंद्र जी अब अपने यार दोस्त में मस्त रहते थे। 4 दोस्त तो उनके पक्के थे, लेकिन उसमें जो 3 थे ना, 3 जो थे घरेलू संबंध भी था, मतलब आसपास के घर के पास के रहने वाले थे, गली के पास पास में रहते थे। ज़्यादातर अब वीरेंद्र कुमार के साथ में वही रहते थे, लेकिन उनमें भी एक खास था जिसका नाम था संतोष। संतोष वीरेंद्र कुमार का लंगोटिया यार था। जब से वो पढ़ाई करते थे तब से, बचपन से साथ में ही पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा गरीब परिवार का था तो इतना आगे तो नहीं पढ़ पाया संतोष। वीरेंद्र सपोर्ट करते थे कि भाई पढ़ ले, पढ़ने में मदद करवाऊंगा,
अपने पिता से बोल के कुछ पैसे भी मदद कराते थे, लेकिन वो आगे पढ़ नहीं पाए। उनकी किस्मत खराब थी। हालांकि वीरेंद्र ने बहुत उनकी अब एक तरह से मदद किया था, लेकिन वो आगे पढ़ाई जारी नहीं कर पाए। अब इसके बाद जो वीरेंद्र कुमार थे ना, वो तो आगे तक पढ़े और इसके बाद संतोष पीछे रह गए थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। वीरेंद्र कुमार के पिता के एक्सीडेंट होने के बाद में अब घर में बड़े बेटे थे, तो सब जिम्मेवारी भी इनके ऊपर में आ चुकी थी। लेकिन अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं थे। एक तरह से पैसे को आग लगाते थे, मतलब खर्च करते थे, बेपनाह पैसा उड़ाते थे अपने यार दोस्तों पर, और वो भी गलत कामों में। लेकिन एक चीज़ था, लड़की से दूर रहते थे। हाँ, नशे में जरूर रहते थे, लेकिन लड़कियों का इज्जत किया करते थे। लड़कियों में ऐसा ऐसा नहीं था कि लड़की को देखा और उसके पीछे चल दिए। ऐसे नहीं थे वीरेंद्र कुमार। ये तो खासियत थी उनमें। खैर, उस रात की घटना जब मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में, वो घटना उनके साथ में बाद में घटी थी। वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जो संतोष कुमार थे ना, उनका एक बड़े भाई, उनकी शादी होती है और उनकी संतोष की भाभी आ जाती है। अब एक तरह से वीरेंद्र जो थे, नज़दीकी रिश्ता, मैं बताया ना, लंगोटिया यार थे। बारात में आना जाना, कुछ पैसे कौड़ी का संतोष के पापा को मदद भी करते हैं। अब वो गरीब परिवार से लोग थे। संतोष की भाभी आ जाती है। एक आध महीना तो वो सही रहती है और उसके बाद संतोष बताते हैं वीरेंद्र को कि वीरेंद्र भाई, बहुत गड़बड़ हो गया है। भाभी के ऊपर में तो कोई भूत का साया आ गया है। जब ये बात बोलते हैं तो वीरेंद्र भूत प्रेत को मानते नहीं थे। मैं बताया था ना कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इन शक्तियों पर उनका विश्वास नहीं था, ना यकीन करते थे। संतोष को डांटने लगे, कहने लगे ऐसा कोई भूत वूत नहीं होता है। तुम्हारी भाभी को कुछ और बीमारी है, उसको डॉक्टर के पास में जाकर के इलाज कराओ, और ये भूत वूत का चक्कर छोड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, सब ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वीरेंद्र जी संतोष को समझाने लगे, डांटने लगे कि तुम किसी डॉक्टर से जाकर दिखाओ, ये भूत का चक्कर नहीं है, भूत होता ही नहीं दुनिया में। लेकिन संतोष कहने लगे कि वीरेंद्र भाई, हमने डॉक्टर को तो पहले इलाज कराया था, इलाज कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तब एक रात को अब भाभी का तबीयत बिगड़ गया। तब भाभी जो एकदम बीमार पड़ी हुई थी, शरीर में ताकत नहीं था और कमज़ोर हुई पड़ी थी, अचानक रात को उठ करके हल्ला गुल्ला करने लगती है। और जो भी उनको शांत कराने जाता है उसको धक्का मुक्की करती है। कहती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी। घर के लोग डर चुके थे, पूछने लगे कि आप कौन हैं, आप इसको क्यों लेके जाएंगे। तब कहने लगा कि हम मरघट के चुड़ैल हैं, हम मरघट से आई हैं, शमशान से आई हैं। परिवार के लोग डर गए। इसके बाद तंत्र मंत्र वाले के पास में गए, इलाज करने लगे। लेकिन इलाज अब उनसे नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है, खर्च लगेगा। और वो जो मसान वाली है, मतलब शमशान वाली है, बहुत शक्तिशाली प्रेतनी है, तो कुछ भैया कुछ मदद कर दो पैसे को। वीरेंद्र उसको फिर डांटते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन से तांत्रिक के पास तुम गए थे, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा, चलो मेरे बाइक पर बैठो। और संतोष को बिठा करके उस तांत्रिक जो उनके गांव से 3 गांव के अलग था, मतलब वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर का दूरी पर वो तांत्रिक बाबा रहते थे। और वो गांव में नहीं, ये खेत में शमशान के पास में उनकी एक कुटिया थी। वहाँ पहुँच जाते हैं वीरेंद्र जी और संतोष। अब वीरेंद्र को तो विश्वास था नहीं कि तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होता है, सब ढकोसला है, भूत प्रेत तो कोई होता नहीं। और मन ही मन उस तांत्रिक से मिलने का अब मन बना चुके थे कि चलो इससे पूछते हैं ये क्या संतोष से धन ऐंठना चाहता है। अब इसके बाद वो लोग जाते हैं तो तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं। संतोष तो नमस्ते करते हैं, लेकिन वीरेंद्र ऐसा वो करते नहीं। तब तांत्रिक कहता है बैठो बच्चा, बैठो, आप लोग बैठो, पैसे का इंतजाम हो गया। संतोष से पूछता है और तब संतोष कहते हैं कि हाँ बाबा, हुआ भी है और थोड़ा टाइम भी लगेगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्हीं को मैं लेके आया हूँ। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत नहीं होता है। संतोष अब बताने लगे
वीरेंद्र के बारे में कि ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको बताया था यही हमारे पैसे मदद करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ इस धरती पर है ही नहीं। आप ज़रा इनको समझाइए, अगर आप समझा सकें। ये तो मानते ही नहीं हैं। संतोष तो बाबा से बोल दिए। अब वीरेंद्र अपना मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अभी बाबा से उनकी कोई बातचीत हुई नहीं थी। और बाबा पलट करके वीरेंद्र की तरफ देखते हैं। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, आप फिर खोलते हैं। कहते हैं कि बच्चा ज़रा इधर नज़दीक आके बैठो। वीरेंद्र आ जाते हैं। अब एक तरह से उनको मज़ा आने लगा था कि बाबा ये मेरे साथ में करना क्या चाहते हैं। नज़दीक आ जाते हैं। तब बाबा कहते हैं कि तुमने भूत प्रेत पर यकीन तो किया नहीं आज तक। वीरेंद्र कहते हैं हाँ बाबा, मैं इन शक्तियों को मानता ही नहीं हूँ, इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, ये तो भ्रम है और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अपनी वो पढ़ाई के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। हमारे किसी पुस्तक में, किसी रिसर्च में नहीं लिखा हुआ है कि आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होता है। अब मैं इन शक्तियों को जब मैं मानता ही नहीं तो मैं अब इनको पहचानूं क्यों, इन पर पैसे क्यों खर्च करूं। अब एक तरह से वीरेंद्र जी बाबा को धमका देते हैं कि जब ये शक्ति होती ही नहीं है तो आप किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। अगर शक्ति है तो मुझे दिखाइए ना। वीरेंद्र जी कहने लगे। बाबा मुस्कुराते हैं, संतोष की तरफ देखते हैं और संतोष से कहते हैं बेटा देखो, ये तुम्हारा दोस्त है ना, इसको ज़रा आप समझाओ और इसको बताओ कि ये शक्तियाँ होती हैं। अगर ये शक्तियाँ नहीं तो तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब कैसे हो गया। तुमने तो अब अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया अपने भाभी को और तब तक तो वो सही नहीं हुई। तो बताओ इनको, समझाओ कि ये शक्ति ये भी होती है, इस दुनिया में है। संतोष अब वीरेंद्र से कहने लगे कि भैया मान जाइए ना, इस बाबा को बात मान लीजिए, क्या बिगड़ेगा। थोड़ा सा पैसे आप सामान का मांग रहे हैं तो हम दे देते हैं, आप मुझे दे दो और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वीरेंद्र देने के मूड में नहीं थे और कहने लगे मैं कैसे विश्वास करूं कि ये शक्ति होती भी है, मुझे साबित करके दिखाइए ना। बाबा से अब एक तरह से वो लड़ने के मूड में आ चुके थे। लेकिन बाबा लड़ाई झगड़े वाले बंदे नहीं दिख रहे थे। बुजुर्ग थे, शांत थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, शरीर भी कमज़ोर था और उनकी कुटिया में ऐसा कुछ था भी नहीं, बस पानी का एक मटका रखा था और एक लोटा था। क्या खाते थे, क्या पीते थे, अब देख करके पता नहीं लग सकता कि वहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ थे ही नहीं। जब वीरेंद्र मानने को तैयार नहीं थे, असंतोष उनसे बार बार कहते कि देखिए आप मान जाओ भैया, मान जाओ आप। वीरेंद्र कुमार जी बाबा को किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब बाबा भी थक चुके थे जैसा अब उनको लग रहा था। बाबा ने बोलना बंद कर दिया और संतोष की तरफ देखते और फिर कभी वीरेंद्र की तरफ देखते। अब वीरेंद्र तो तैश में थे, जोश में थे कि नहीं बाबा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आखिरकार बोलते बोलते अब एक बार चुप हो गए वीरेंद्र। तब बाबा कहते हैं संतोष से कि मटके में पानी रखा है, देखो इसका गला सूख गया है, ज़्यादा बोल गया है ना, अब इसको थोड़ा पानी पिला दो। संतोष उठते हैं, जो मटका रखा हुआ है लोटा लगा निकाल करके पानी निकालते हैं और वीरेंद्र जी को दे देते हैं। अब वीरेंद्र जी को भी अब प्यास महसूस होती है, ऐसा लग रहा है कि उनका गला सूख रहा है। अब ये लोटे का पानी पीते हैं और फिर उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और तब बाबा कहते हैं संतोष से कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। मैं तो चाह रहा था कि जो भी खर्च हो तुम करो, लेकिन कोई बात नहीं, ये खर्च को मैं खुद ही वहन कर लूँगा। जाओ संतोष तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वीरेंद्र को भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि बस तुम सच्चे हो और हम गलत हैं। वीरेंद्र मुस्कुरा देते हैं, उनको लगता है कि उनकी जीत हो गई है। बाबा जी तो हार चुके हैं। अगर इनमें पावर होता, इनमें शक्ति होता तो अभी दिखाते ना अपने पावर को, भूत प्रेत को दिखा देते तो मैं मान लेता। मंद मंद मुस्कुराते हुए असंतोष से कहते हैं देख लिया ना, अरे ये सब पाखंड होता है भाई, इसमें कुछ भी अब पावर नहीं है। अगर पावर होता बाबा के पास में तो भूत प्रेत को बुलाते ना, तब मैं मान लेता। लेकिन संतोष बोले तो क्या बोले,
वो भी जिगरी दोस्त थे और बाबा से उनको काम निकलवाना था। बाबा तो अब बोल दिए कि संतोष जा, मैं अपने खर्चे से अब तेरे भाभी का इलाज कर दूंगा। अब इसके बाद बाइक स्टार्ट होती है। वीरेंद्र कुमार संतोष को बोलते हैं बैठ जा। अब फिर वीरेंद्र बाइक को अब लेके चल देते हैं। रास्ते भर वही बात बोलती जा रही कि देख, ये देख बाबा इतना पैसा मांग रहा था, अब तेरा काम खुद करने को तैयार हो गया। अरे ये सब ढोंगी होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं, कुछ भी शक्ति नहीं। अब एक तरह से वीरेंद्र संतोष जी को दिमाग को घुमाने लगे थे, लेकिन संतोष जी इन बातों पर यकीन करते थे, ईश्वर में आस्था रखते थे। भूत प्रेत को भी मानते थे कि हाँ ये भी संसार में रहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे थे। बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। गांव पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद तो शाम के टाइम में महफिल अब उनके फार्म हाउस में जमती थी। ये तो रोज़ का काम था। अब वहाँ पर बियर भी चलनी, दारू भी चलनी, रोज़ का अब खेल हो चुका था। 6-7 दोस्त रात को जुटते थे, अब फिर वही दौर चलता था। लेकिन उनमें से जो 3 दोस्त थे ना, उस रात को रुक जाते और बाकी जो दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जो वीरेंद्र कुमार थे, संतोष भी थे और उनके और दोस्त 2 और थे। अब ये चारों लोग ओबसी फार्म हाउस में अब नशे में होने के बाद में दरवाज़ा बंद करते हैं। आराम से दरी बिछा हुआ था, लालटेन जल रही थी, अब फिर अपना सो जाते हैं। ऐसा रोज होता था। अब कभी भी उनके साथ में ऐसा कुछ घटना घटी नहीं थी। अचानक वही सब सीन अब स्टार्ट हो जाता है। दरवाजे पर दस्तक, ठक 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 ठक, दरवाजे पर दस्तक शुरू हो जाता है। अब जो वीरेंद्र कुमार की आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद में अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं तो संतोष भी मज़े से सो रहे हैं, उनके दोनों दोस्त भी सो रहे हैं, कोई भी जगता नहीं है, नशे में सब टुल थे। अब वीरेंद्र कुमार ज़्यादा पीते नहीं थे, वो अपने दोस्तों को ज़रूर पिलाते थे। अब अपने होशो हवास में रहते थे, लेकिन ज़रूर तो उनको भी चढ़ता था। जब दस्तक की आवाज़ बार बार आने लगी, अब तब जाके दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे खोलते हैं, अब गर्मी का टाइम था, जब ये उनके साथ में जो घटना घटी थी गर्मी का, अब दोपहर में, अब रात का दोपहर थी, वो रात के दोपहर थी और ठंडी हवा का झोंका अब वो बाहर से अंदर कमरे की तरफ आ रहा है। और ठंड ऐसी लगी थी ना कि पूरा शरीर में एक सेकंड के लिए कपकपी आ चुकी थी वीरेंद्र कुमार को। उनको लगा कि ये सब दारू पिए हैं ना नशा में, इसलिए हुआ है। लेकिन जब बाहर देख लेते हैं कि कोई नहीं है, तब वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर अपने दरी पर आकर सो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर दस्तक होता है और फिर अब वो गुस्सा आने लगता है कि भाई कौन हो सकता है, कोई हमारे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा है। गुस्से में हो जाते हैं, अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं तो दोस्त उनका मस्त नींद में सोए हुए, उनको परवाह ही नहीं है और इतने नशे में चूर हैं कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जाके गुस्से में दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, उनकी आंखें चुंधिया जाती है। देखते हैं एक बड़ा की सुंदर लड़की, जिसके बाल खुले हुए, बड़ी बड़ी नशीली आंखें और सही ढंग का कपड़ा पहने हुए दरवाजे पे खड़ी है। एक सेकंड को लगा कि ये मेरा सपना हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में, ये फार्म हाउस में कर क्या रही है? नहीं नहीं, ये स्वप्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आंखें कई बार झपकाते हैं, खोलते हैं, लेकिन ये तो असलियत थी, जो भी था सामने था, रियल था। अचानक वो लड़की मुस्कुराती है और वीरेंद्र कुमार का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही हाथ पकड़ती है ना, शरीर में पूरा जैसे लगता है कि बिजली का करंट पास कर रहा हो। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन संभल नहीं पाते। अब फिर वो लड़की हाथ पकड़े हुए अब चलने लगती है, आगे आगे लड़की और पीछे पीछे वीरेंद्र कुमार। डर नहीं लग रहा है, ऐसा उनके साथ में होता है कि डर तो बिल्कुल लगा ही नहीं था। उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। बगीचा पार हुआ और खेतों के इलाका पार हो चुका था। आगे जो था ना, शमशान का इलाका था और शमशान में 3 साइड में बगीचे वगैरह थे, आम के तरह तरह के बगीचे लगे हुए थे और एक साइड में जो छोटा सा इलाका था वो शमशान का था। गांव देहात का एरिया था ना, तो वहाँ कोई बाउंड्री किया हुआ था, खेतों का इलाका था, खुले में सब कुछ होता था। अब इतना बड़ा गांव तो नहीं था कि
रोज रोज आसमान में शमशान में मुर्दे जले। साल में एक दो बार कोई गुजर गया तो ऐसा हो जाता था। वो शमशान में लड़की लेके आ जाती है। आप बिल्कुल परवाह नहीं करते वीरेंद्र। उनको लगता ही नहीं कि मैं शमशान में आया हूँ। उनको तो लग रहा है कि मैं कोई फूलों का बगीचा में घूम रहा हूँ। उनको ये एहसास होता है। और लड़की तो इतनी सुंदर थी। अब एक तरह से उनको लगता है कि इसी लड़की को तो मैं तलाश कर रहा था। अभी तक लड़की जो मैंने देखा था फोटो में, जो मेरे माँ रिश्तेदारों ने दिखाया था, मुझे पसंद नहीं आई थी। शायद मैं इसी लड़की के इंतज़ार कर रहा था। और देखो वो लड़की आ चुकी है। एक तरह से बड़ा खुश हो जाते हैं उस लड़की को देख करके। आज समझ नहीं पाते कि शमशान में पहुंच चुका हूं, लेकिन उस शमशान महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आसपास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और लड़की एक फूल के क्यारी के पास में अब लेकर के बैठ जाती है वीरेंद्र कुमार को और कहती है, अब बताओ कैसा लग रहा है, क्या तुमसे मुझसे प्यार करते हो? वीरेंद्र कुमार तो बस एकदम उस लड़की में खो चुके थे। कहने लगे कि मैं तुम्हारा इंतजार तो काफ़ी दिनों से कर रहा था। मुझे तो ऐसी ही एक लड़की जो तुम्हारी तरह होनी चाहिए थी, उसी का मैं इंतजार कर रहा था। और आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। मैं तुम्हें दिल जान से प्यार करता हूँ। लेकिन इससे पहले जो वीरेंद्र कुमार थे ना, किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं थे। लड़कियों में अब एक तरह से अब लगता था आदर भी करते थे, लेकिन जब इस लड़की को देखते हैं ना तो अपने आप को भूल जाते हैं। और एकदम अब उस लड़की से कहते हैं कि मैं तुम्हें ना जाने कब से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी तरह कोई लड़की आए और फिर मैं उसके साथ में अपना रिश्ता बनाऊं, शादी करूं, प्रेम करूं। लड़की भी मुस्कुरा देती है, कहती है कि मैं अब आ चुकी हूँ ना, अब तुम्हें कोई मन में संदेह हो तो वो भी बताओ। अब एक तरह से वीरेंद्र कहते हैं कि नहीं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं तो तुम्हें चाहता था, तुम्हारी जिस लड़की को, आज तुम तो मिल चुकी हो। अब इसके बाद वीरेंद्र कुमार और वो लड़की वो फूलों का बगीचा के अंदर में अपना संबंध बनाते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। अब फिर उनको नींद आ जाती है और सो जाते हैं उसी बगीचे में, फूलों के क्यारी के पास में। जब उनकी आंख खुलती है ना, अपने आप को जब देखते हैं कि रात में तो मैं फूलों का बगीचा में आया था, लेकिन ये फूलों का बगीचा तो है नहीं भाई, ये तो शमशान का इलाका है। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? आसपास में कहीं भी फूलों का क्यारी नहीं है, ना फूलों का बगीचा है। ये तो शमशान का इलाका है। जंगल झर अब एक तरह से निकले हुए हैं और उन्हीं में जंगल झर में पड़े हुए हैं, एक जगह पर लेटे हुए हैं, धूल से सने हुए हैं। ये सब क्या है भाई? ये मेरे साथ में क्या हुआ? कहीं मैं सपने का शिकार तो नहीं हो गया? मैं सपने में इस जगह पर तो नहीं आ गया था? वो लड़की मेरे सपनों का कोई हिस्सा तो नहीं थी? पढ़े लिखे इंसान थे, दिमाग दौड़ाने लगे। अभी तक उनको अब ये नहीं लगा था कि जो कुछ मेरे साथ में हुआ था, अब वो क्या उसका मतलब हो सकता है। वो तो अपना पढ़े लिखे का जो अंदाज़ा लगा सकते थे, वो कहने लगे ये सब मेरे दिमाग का सपन का दोष है। अब मैं अब ऐसे ही आ गया था, बेध्यानी में सपनों में चलता हुआ। वो लड़की वड़की कुछ नहीं है भाई। अपने कपड़े झाड़ते हैं, सुबह हो चुकी थी। अब फिर अपने जब फार्म हाउस में लौटते हैं तभी भी उनके दोस्त बेसुध सोए हुए थे। सबको उठाते हैं कि अरे उठ जाओ उठ जाओ। सारे दोस्त आंखें मलते हुए उठते हैं, संतोष भी उठते हैं। संतोष उनके कपड़े लत्ते के देखते हैं, मटमैला हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो पूछते हैं, वीरेंद्र भाई तुम कहीं गए थे क्या? ये तुम्हारे कपड़े पर देखो गंदगी है, कहीं मिट्टी में तुम लौट तो नहीं गए थे? आप वीरेंद्र कुमार कहने लगे, हाँ कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। आप फिर वो कहानी बताते हैं, कहते हैं कि देख संतोष, तू उस लोग सोया था, मैं भी सोया हुआ था। पूरी कहानी बता देते हैं। कहते हैं मुझे लगा है कि सपनों का खेल है। मैं सपने में ही उस जगह पर शमशान में चला गया। देखो मैं वहाँ से अब बिल्कुल सुरक्षित लौट आया हूँ। संतोष जब सुनते हैं ना, वो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं वीरेंद्र, वीरेंद्र भाई ये ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ में जो हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। जो तुम सपना बता रहे हो ना, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो सपना है। तुम किसी तंत्र मंत्र का शिकार तो नहीं बन गए? कोई प्रेतनी तुम्हें भरमा कर के यहाँ से ले तो नहीं गई? इतनी सुंदर लड़की का तुम व्याख्यान कर रहे हो। ऐसी लड़की तो आसपास के इलाके में कहीं पर भी नहीं है। कहाँ से आ गई इतनी सुंदर लड़की, और वो भी रात के वक्त में?
मैं तो नहीं मानता भाई। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे साथ में कोई खेल हो रहा है, कोई प्रेतनी या कोई और शक्ति तुम्हारे साथ में खेल रही है। लेकिन वीरेंद्र कुमार अब वो भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे। संतोष को अब हंसते हुए कहने लगे, तेरा दिमाग तो भूत प्रेत में ही चलता है। तेरी भाभी क्या सही हो गई? संतोष कहते, हाँ मेरी भाभी अब 16 आने में बस एक आना बचा हुआ है, और बाबा जी से मैं मिला था, कहने लगे कि बस 2-3 दिन के अंदर में वो भी सही हो जाएगा। वीरेंद्र जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, ये सब ढकोसला है, ना कोई भूत पिचास जिसकी तुम बात कर रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है। मैं सपने में चला गया था, कई बार ऐसे ही हो जाता है, लोग बाग अनजाने में जैसे नींद में चल देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। लेकिन संतोष तो समझ गए थे कि वीरेंद्र के साथ में कुछ न कुछ तो अब चलने लगा है। ये क्या है अब संतोष तो समझ नहीं रहे थे। आखिरकार पहली रात खत्म हो जाती है, दूसरी रात में फिर ऐसे ही होता है। दूसरी रात में भी फार्म हाउस में जब दोस्त सारे चले जाते हैं, आज सिर्फ संतोष और वीरेंद्र रुक जाते हैं। वीरेंद्र अब जैसे कम पीते थे, संतोष थोड़ा ज़्यादा पी लेते थे, तो गहरी नींद में चले जाते थे। जैसे ही आधी रात होता है फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगता है। कई बार आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, उनको लगा कि ये तो कल रात में मेरे साथ में हुआ था, फिर ये कैसा? अपने आप को टटोलते हैं कि मैं तो नींद में नहीं हूँ, मैं तो जग गया हूँ। अब संतोष को उठाते हैं, लेकिन संतोष तो बेसुध सोए हुए थे, नशे में थे, हाँ हूँ करके रह जाते हैं, उठते नहीं हैं। और तब जाकर के दरवाजे पर दस्तक बार बार हो रहा था। दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका पहले आता है अंदर में, और उसके बाद जैसे ही हवा आता है ना, और जो आगे देखते हैं तो वही खूबसूरत लड़की जो उनके साथ में पिछली रात में कहानी बनी थी, वही लड़की खड़ी हुई और उनको इशारे से बुला रही है, आ जाओ आ जाओ। जब वीरेंद्र कुमार देखते हैं ना, उनको लगने लगा कि हाँ यही लड़की तो थी कल, ये आज फिर आ गई है, और ये सब मेरे साथ में हो क्या रहा है। अब एक तरह से वो थोड़ा सोचने समझने लगे थे, लेकिन इतना मोहलत उनको मिल नहीं रहा था। लड़की बार बार कह रही थी, आओ आओ मेरे साथ में चलो। अब वो संतोष जो थे ना, आंखें अब ये आखिरकार वो नींद में थे, और फिर वीरेंद्र कुमार उसको उठाने लगते हैं, अरे संतोष उठ तो जरा, उठ तो जरा। लेकिन संतोष उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब वीरेंद्र कुमार बार बार लड़की की तरफ देख रहे थे, जैसे लड़की उनको कह रही कि भाई चलो यहाँ से जल्दी, मेरे साथ में चलो, अब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग फूलों के बगीचा में चलते हैं, वहाँ पर हम बैठेंगे, प्रेम करेंगे, बातें करेंगे। अब वीरेंद्र जी को मन में, दिल में अब एक बदलाव होने लगा, जो पिछली रात में हुआ था और ऐसा ही उनके साथ में होने लगा। ना चाहते भी उस लड़की के साथ में अब जाने लगे। लड़की आगे आगे और वीरेंद्र कुमार पीछे पीछे। उसी जगह पर फिर पहुंच जाती है, शमशान में। उनको लगता है आज भी कि मैं किसी फूलों का बगीचा के अंदर में हूँ, तरह तरह का अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, खुशबू आ रही है, और वो लड़की फिर क्यारी के पास बैठ जाती है, प्रेम करने लगती है। आज जब थक जाते हैं वीरेंद्र जी एक टाइम पर आकर के, तब उनको नींद आ जाती है, और जब आँख खुलती है ना, तो सुबह हो चुका होता है। पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, और यात्री भी अब रोड पर और पगडंडी पर चलने लगते हैं। वाहनों का भी शोर रोड पर सुनाई देने लगता है। तब वीरेंद्र कुमार की आंखें खुल जाती हैं, अपने को उसी पोजीशन में पाते हैं जो पिछली रात में जैसे उनके साथ में हुआ था। मिट्टी में लेटे हुए, सने हुए हैं, पूरा चेहरे पर मिट्टी लगा, पूरा कपड़ा मिट्टियों से सना हुआ है। उठते हैं, आप फिर सोचने पर विवश हो जाते हैं कि मेरे साथ में ये सब क्या हुआ। कल की रात में भी हुआ था और आज भी हुआ है। वो लड़की तो आकर के दरवाज़ा खटखटाई थी, सब कुछ उनको याद था। ठंडी हवा का झोंका आता है और फिर लड़की उनको बुलाने लगती है। मैं तो संतोष को उठा रहा था कि संतोष उठ उठ, लेकिन संतोष उठ के राजी नहीं था। फिर अपने फार्म हाउस पर यही सब सोचते सोचते लौट आते हैं। संतोष अभी तक सोए हुए हैं। संतोष को उठाते हैं, और संतोष जब जागते हैं, आंखें खोलते हैं,
तो फिर वीरेंद्र का होलिया देख करके एकदम चौंक जाते हैं। क्या हुआ वीरेंद्र भाई, फिर कहीं गए हुए थे क्या? वीरेंद्र, अब उनके चेहरे पर हंसी नहीं थी। चेहरा थोड़ा अब अलग अलग से था, अलग से जैसे शांत चेहरा था। हंसी अब उनके चेहरे से उड़ चुकी थी। संतोष कहते हैं कि वीरेंद्र भाई बात क्या है, क्या तुम फिर उसी लड़की के साथ में गए थे? तब वीरेंद्र कहते हैं हाँ भाई, वो लड़की आई थी, मैं उस टाइम तेरे को जगा रहा था, तू उठ जा संतोष, लेकिन तू तो करवट बदला इधर से उधर, तेरी आंखें नहीं खुल रही थी, तू कुछ बोल रहा था लेकिन मैं समझ नहीं रहा था। और वो लड़की मुझे बार बार बुला रही थी, आओ हम चलें, आओ हम चलें। अब फिर मेरे मन में बदलाव होने लगा, अब शरीर में बदलाव अलग से महसूस होने लगा कि मैं इस लड़की के साथ चलना चाहिए, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। मेरे मन में अब ऐसी फीलिंग आने लगी। तब मुझे सोता हुआ मैं तुझे छोड़ करके फिर मैं उस लड़की के साथ चल दिया। वो लड़की आगे आगे फूलों के बगीचा में पहुँचती है, जहाँ पर रंग बिरंगे और मस्त फूल खिले हुए हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। फूलों का क्यारी के पास में मुझे बिठाती है और फिर हम दोनों प्रेम करने लगते हैं। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, अपने दिल की बात बताती है। वो भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब मैं तो उससे प्रेम करता ही था। जब से मैंने उसको देखा, पूरी विवरण संतोष को बताते हैं। और जब विवरण पूरा सुनते हैं ना, संतोष एकदम डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। कहते हैं वीरेंद्र भाई, मामला आगे बढ़ चुका है, ये तुम्हारी कोई प्रेम का नहीं है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो कोई अलग शक्ति है, चाहे प्रेतनी हो, चुड़ैल हो, जहाँ तक मेरी समझ में है। हालांकि मैं तंत्र मंत्र का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाभी के साथ में जब ये सब हुआ ना, तो मैं तांत्रिकों के पास जाने लगा, उनको बुलाने लगा, और तब मैं थोड़ा बहुत अब इन बारे में जानने लगा हूँ। हालांकि मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तुम कहानी बता रहे हो ना, इतना समझने के बाद में मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और ये ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, संभल जाओ। वीरेंद्र, अब उनके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। उनको भी लगने लगा कि ये तो सही में जैसा संतोष कह रहा था, ये तो मेरे साथ में होने लगा है भाई। आज जो मेरे साथ में हुआ, ये मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता। अब एक बार होगा, लेकिन दूसरी बार क्यों होगा? वीरेंद्र अंदर अंदर से डर चुके थे। उनको लगा कि संतोष तो सही कह रहा है, और ये कहीं शक्ति होती हो, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई मेरी व्यर्थ चली गई। कहीं पुस्तकों में कहीं नहीं लिखा है कि भूत प्रेत आत्मा होती हैं, ये शक्ति भी होती हैं। तो मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन जैसे उनके साथ में चला था, उनका आत्मा दिल सब कुछ गवाही दे रहा था। ये जो मेरे साथ में चल रहा है ना, ये मामूली बात नहीं है। आखिर आधी रात को सुंदर लड़की कहाँ से आ जाती है? अब मुझे ही क्यों पसंद करती है, मुझे क्यों लेके जाती है? और वो भी जब आँख खुलता है तो मैं शमशान के धरती पे पड़ा होता, जंगल झर में। ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है? आखिरकार अब वीरेंद्र के पास में कुछ बचा ही नहीं था। संतोष को बताने के लिए सब कुछ बता चुके थे। संतोष कहने लगे कि देख वीरेंद्र भाई, मैं तो कहूँगा कि हम उस बाबा के पास चलते हैं। वीरेंद्र चुप थे, अब उनके पास में कोई जवाब नहीं था। बाबा से तो लड़ चुके थे, हम कुछ बोल नहीं रहे थे। तब संतोष कहने लगे, देखो संकोच मत करो, हमें चलना चाहिए, नहीं तो बाद में चलकर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है। वीरेंद्र, अब चुप्पी का मतलब था, संतोष समझ गए थे कि वीरेंद्र जाने के लिए तैयार है। अब इसके बाद वो लोग अपने अपने घर लौटते हैं, और फिर दोपहर के टाइम में वीरेंद्र अपने बाइक पर संतोष को बिठाते हैं, और फिर उस बाबा के कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जाने के बाद में बाबा जी उस कुटिया में थे ही नहीं, बिल्कुल कहीं निकल चुके थे। कुटिया बिल्कुल खाली था। वो मटका जरूर दिखाई दे रहा था जिसके जल वीरेंद्र जी पिए हुए थे, लोटा भी वहीं रखा था। जैसे उस कुटिया में कुछ पहले भी नहीं था और आज भी नहीं था, सब कुछ वैसे ही था। इंतजार करने लगे, शाम ढलने लगी। कई बार तो वीरेंद्र जी अब संतोष से कहने लगे कि मुझे तो लग रहा है कि बाबा कहीं चले गए। संतोष कहने लगे, ना, चले तो जरूर गए हैं, लेकिन आएंगे जरूर, किसी न किसी काम से गए होंगे, हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और नहीं तो जो तुम्हारे साथ में चल रहा है ना, ठीक नहीं मेरे भाई, तुम्हारे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है, कोई बड़ा खेल हो सकता है। अभी हमारे पास मौका है और हम बाबा जी एक कुटिया में, हमें इंतजार करना चाहिए।
इंतजार करते करते शाम भी ढल जाती है, अंधेरा भी हो जाता है। वीरेंद्र कई बार बोल चुके थे संतोष से कि चलते हैं, कल हम फिर आ जाएंगे। लेकिन संतोष कहते कि नहीं भाई, हम यहीं पर रुक करके बाबा जी का इंतजार करेंगे। बाबा जी कहीं पर गए होंगे किसी काम से, आ जाएंगे। रात को इसी कुटिया में रहती हैं। आखिरकार काफ़ी अब देर हो चुका है, अंधेरा हर तरफ अब दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान में चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी आसपास के खेतों में, खलिहानों में, बगीचों की तरफ अब पड़ रही थी। इससे थोड़ा सुकून मिल रहा था। और वो जो झोपड़ी थी वो भी अंधेरे में डूबी हुई थी। यह कि उस झोपड़ी में कोई लालटेन, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे रोशनी हो सके। संतोष और वीरेंद्र अपने बाइक के पास में, वीरेंद्र बैठे हुए थे बाइक के ऊपर में, और संतोष जी इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। अचानक संतोष तो कुछ उनको नज़र नहीं आता है, लेकिन वीरेंद्र को नज़र जो आता है ना, वो संतोष को चौंक के बोलते हैं, अरे संतोष इधर देख, इधर देख। संतोष चौंक के देखते हैं, कहाँ पर, क्या है, बाबा आगे क्या? वीरेंद्र कहते हैं बाबा नहीं, जिस लड़की को मैंने देखा था, जिस खूबसूरत लड़की मुझे बुला के ले जाती है, देख वो पगडंडी पर वही लड़की चलती हुई आ रही है। संतोष आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन उस जगह पर कोई लड़की थी ही नहीं। वो लड़की सिर्फ वीरेंद्र को दिखाई दे रही थी, संतोष को नहीं। अब एक तरह से वीरेंद्र बार बार कह रहे थे कि संतोष तुझे दिखाई नहीं दे रही है। संतोष नाम में सर हिला रहे थे कि नहीं भाई, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और वीरेंद्र जितने नज़दीक आ रही लड़की, अब उनका जो दिल की धड़कन था वो बढ़ने लगा था। ये यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर कैसे आ गई? मन में हलचल हुई थी, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और डर भी लग रहा था। वो लड़की आती है वीरेंद्र के पास नहीं, सीधा आ करके और उसी कुटिया में चली जाती है जिसमें बाबा जी रहा करते थे। और कुटिया में जैसी जाती है, अब एक तरह से वीरेंद्र शोर करने लगते हैं कि देख संतोष कुटिया में चली गई, कुटिया में चली गई। संतोष उस कुटिया में जाते हैं, अंधेरे में डूबा हुआ कुटिया, लेकिन कोई भी लड़की उस कुटिया में नजर नहीं आती है। वीरेंद्र अभी भी, अब उस संतोष अपने साथी को बता रहे हैं कि भाई यहीं पर है, इसी के अंदर है, मुझे तो देख करके अब डर लग रहा है उससे, जरा तू चेक कर सही ढंग से। लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी कुटिया भी नहीं थी कि वहाँ पर कोई हो और एहसास तक ना हो। संतोष कहते हैं कि इस कुटिया में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और उसी वक्त बाबा जी आते हैं। बाबा जी पगडंडी से आते हुए दिखाई देते हैं और दोनों लोग देखते हैं, संतोष भी देखते हैं, वीरेंद्र भी देखते हैं। वीरेंद्र जब बाबा जी को देखते हैं, चांदनी रात थी और धीरे धीरे अब बिल्कुल नज़दीक अब नजर आ रहे थे। जैसे ही वीरेंद्र देखते हैं ना, उनके मन में कुछ अजब सा होने लगा था। दिल की धड़कन अब एक तरह से बढ़ने लगी थी। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। जब बाबा जी आ जाते हैं, संतोष उनको प्रणाम करते हैं और वीरेंद्र अपने बाइक के पास में खड़े रहते हैं। शरीर उनका अब साथ नहीं दे रहा, लग रहा था कि पैर हाथों में शक्ति नहीं बची हो, हाथ पैर कांप रहे हो, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। और बाबा मुस्कुरा के वीरेंद्र की तरफ देखते हैं, क्या हुआ बच्चा, तेरे में ताकत नहीं है, तेरे हाथ पैर तो कांप रहे हैं, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, इलाज करना चाहिए था। वीरेंद्र के पास में कोई जवाब नहीं। हाँ, तब संतोष अब पूरा समाचार सुनाते हैं जो वीरेंद्र के साथ में घटी थी कि बाबा जी अब माफ़ कीजिएगा, अब ये लड़का ऐसा ही है, अब इसको क्या बोला जाए, अपने साथी को तो बुराई नहीं कर सकते। और धीरे धीरे सारी हालात जो वीरेंद्र के साथ में घटी थी और जो अभी अभी घटना घटी थी, वो लड़की के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा जी अब वीरेंद्र को देखने लगते हैं और कहते हैं, अब तो मान ले मेरे दोस्त कि भूत प्रेत होते हैं, यकीन तो अब तुझे करना चाहिए। देख, जिस शक्ति के साथ तू खेल रहा था ना, उस शक्ति को मैं अपने पास बुला लिया हूँ, तूने देखा भी होगा। वीरेंद्र के पास में कोई जवाब नहीं था, लेकिन संतोष जानते थे कि भाई अस्तित्व तो होता है भूत प्रेत का, शक्तियों का होता है, वो तो बिल्कुल मानते थे। लेकिन वीरेंद्र अब मानने को उस टाइम तो राजी नहीं थे, लेकिन अब उनके जो चेहरे का रंग बदल चुका था।
तब बाबा कहते हैं कि देखो, मैंने इस जो शक्ति है तुम्हारे पास में मैंने नहीं भेजा था। मैं तुम्हें कोई तंत्र मंत्र नहीं किया था। ये सब तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है। अब एक तरह से वीरेंद्र समझ नहीं रहे थे, ना संतोष समझ रहे थे। पूछने लगे संतोष कि आखिर बात क्या है बाबा? ये जो शक्ति थी वीरेंद्र को क्यों दिखती थी? वीरेंद्र को लेकर के शमशान में चली जाती थी। तब बाबा कहने लगे कि देखो, वीरेंद्र को डींग हाँकने की अब एक तरह से आदत है ना। भूत प्रेत पर तो यकीन करता नहीं था। अब अपने जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हो, अब वहाँ में अंदर कोई भूत प्रेत का चर्चा चल रही होगी। संतोष कहने लगे हाँ, वीरेंद्र तो ऐसा अब कर रहा था 2-3 दिन से, जब से हम लोग आपसे मिल के गए थे। और वो कहता था कि भूत प्रेत कोई अस्तित्व नहीं होता है। और वो जो शक्ति थी उस टाइम वहाँ से गुजर रही थी। उसको लगा कि अरे, ये भूत प्रेत को लड़का मानता नहीं, चलो इसको सबक सिखाया जाए। अब फिर वो सब खेल वो लड़की शुरू कर देती है, जो वास्तव में एक शक्ति होती है, प्रेत शक्ति होती है। फिर वो सब वीरेंद्र के साथ में घटने लगता है। इसकी मुझे जानकारी मिल चुकी थी। मैं जानता था कि वीरेंद्र के साथ में ऐसा कुछ घटना जल्द में घटने वाला है। तब मैं अब एक तरह से ध्यान करता हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ जाता है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको सबक मिलना चाहिए। और वो देखो, सबक मिल चुका है। देखो, उस आत्मा को, उस शक्ति को मैं बुला लिया हूँ। अब वो तुम्हें जरा भी टच नहीं करेगी, ना तुम्हें लेके जाएगी। ऐसा चलता रहता ना, अगर मैं उस शक्ति को यहाँ पर बुलाता नहीं तो तुम्हारे साथ तो खेल हो जाता। वो जो शक्ति है ऐसी वैसी नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हें मार डालती। अब उसका मन भर जाता तुमसे तो उसके पास क्या बचता? तुम्हारी मार करके खून पी जाती, ऐसी शक्ति है वो। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने अब पास उस शक्ति को बुला दिया है। अब वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वीरेंद्र जी जब सुनते हैं ना, कांप जाते हैं। उनको लगा कि मैं तो कभी इन शक्तियों पर, अस्तित्व पर कभी विश्वास नहीं करता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे इतना तो अब आसपास के गांव में कोई पढ़ा नहीं है। ये सब क्या है भाई? मेरी पढ़ाई लिखाई क्या अभी भी कमी रह गई थी? मैं इस चीज़ पर क्यों नहीं शोध किया? मैं क्यों नहीं रिसर्च किया? मेरी सारी पढ़ाई बेकार चली गई। मन ही मन सोचने लगते हैं। तब बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं कि बाबा जी, आप बिल्कुल सही हैं, मैं गलत था। मेरे में ये चीज़ थी, गरूर था मेरे में कि ये सब आत्माएं वगैरह कुछ नहीं होती। सही कहूँ बाबा जी, मैं अपने फार्म हाउस में 2-3 रातों से ऐसा मैं सबको समझाता था, जोर जोर से। अब मज़ा आता था कि भूत प्रेत नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। शायद वो आत्मा उस साइड से गुजर रही होगी, मेरी बात को सुन लिया होगा। तब मुझे सबक सिखाने के लिए आ गई थी। अब इसके बाद वीरेंद्र जी एकदम खौफ में भर गए थे, डर गए थे, साथ में संतोष भी। लेकिन बाबा समझाते हैं कि नहीं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ था मैं सब कुछ सही कर दिया हूँ। लेकिन आगे से बेटा ध्यान रखना, इन शक्तियों पर रात में कभी बात मत करना, वो भी आधी रात के वक्त में। शक्तियाँ बाहर घूमती रहती हैं, हवा में उड़ती रहती हैं। अपने बारे में बुराई वो सहन नहीं करती। अगर उस रात मैं भूत प्रेत शक्तियों को तुम बुराई नहीं करते, तब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती। वो अपने रास्ते जा रही थी। अचानक उसको लगा कि अरे, ये लड़का भूत प्रेत को मानता ही नहीं है, चलो इसको सबक सिखाते हैं। और वही सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास में आ गई। लेकिन मैं जान चुका था, इसलिए मैं तुम्हें बचा लिया। अब आगे से इन चीज़ों पर ध्यान रखना। बाकी में इसके बाद से जो वीरेंद्र कुमार थे, उनका जीवन ही बदल गया था। अपने परिवार से अलग अब रहते थे फार्म हाउस में। गाहे बगाहे अब रिश्ते भी आते थे, रिश्ते ठुकरा देते थे। लेकिन इसके बाद वो रिश्ते ठुकराते नहीं। माँ को कहते हैं कि माँ, जैसे तुझे बहू चाहिए वैसे तू पसंद कर ले। आखिरकार अब सामाजिक बंधन में बंधते हैं, शादी ब्याह होता है। और तब जा कर के वो दारू वारू का जो चक्कर था वो तो कुछ दिन पहले ही छोड़ चुके थे। अब उनके फार्म हाउस में रात में कोई नहीं जाता था। ना तो वीरेंद्र कुमार, ना संतोष, ना उनके साथी अपने अपने घर में रहते थे। और सबको लग चुका था कि हाँ, ये शक्ति जरूर होती है, भूत प्रेत जरूर होते हैं। इस घटना के बाद से वीरेंद्र कुमार की आंखें खुल चुकी थी। तो दोस्तों,
ये थी वीरेंद्र कुमार जी की कहानी। घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।